डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में भारतीय मॉनसून के बारे में अध्ययन किया था और ये देखा था कि पूर्व की धारणाएं बदल चुकी हैं भारतीय मॉनसून के उत्पत्ति के संबंध में, और एक नवीन धारणा उत्पन्न हुआ डॉक्टर पी कोटेश्वरम के द्वारा, और जिसको वैश्विक स्तर पे भारतीय मॉनसून के बारे में स्वीकृति मिली। लेकिन इतने सारे परिवर्तनों के बाद भी मॉनसून के संबंध में, जिसमें तिब्बत का जो पठार था और जेट स्ट्रीम की धाराएं और ITCZ और अल नीनो का प्रभाव, ये सब सम्मिलित रूप से भारतीय मौसम को प्रभावित करता है। ये कल के क्लास में, ये पूर्व के क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज के क्लास में हम लोगों को ये देखना है कि भारत का जो मौसम है, सीजन है, वो क्या है। इस क्रम में हम पाते हैं कि भारत का जो मौसम है वो विश्व के अन्य देशों के मौसम से अलग है, और अलग इस कारण से है कि अन्य देशों की जो स्थिति है उसमें कुछ देश तो ऐसे हैं कि पूरे के पूरे शीतोष्ण कटिबंध में हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो पूरे के पूरे शीत कटिबंध में हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो पूरे के पूरे उष्ण कटिबंध में हैं। तो एक विशेष कटिबंध में होने के कारण उन देशों में मौसम का या सीजन का एक रूपता पाया जाता है आमतौर पर। जैसे जो शीत कटिबंध है वहां गर्मी पड़ेगा ही नहीं, जो उष्ण कटिबंध है वहां जाड़ा पड़ेगा ही नहीं। लेकिन हमारे देश में विश्व के अन्य देशों के तुलना में मौसम का अलग प्रतिरूप इसलिए देखा जाता है कि हमारे यहाँ के जलवायु की जो प्रकृति है वो उष्णार्ध है, यानी सेमी ट्रॉपिकल है, पूर्ण ट्रॉपिकल नहीं है, क्योंकि इसका आधा भाग ट्रॉपिक जोन में आता है और आधा भाग टेम्परेट जोन में आता है। इस प्रकार से दो जोन में आने के कारण एक प्रकार का सीजन हो ही नहीं सकता। पहला तो बात यह समझ लो। दूसरा कि यहां मानसूनी हवाओं का प्रभाव है। मानसूनी हवाओं के बारे में पहले की क्लास में ही हमने बताया आपको कि मानसून का अर्थ होता है कि 6 वर्ष हवाएं एक दिशा में चले और 6 वर्ष हवाएं दूसरी दिशा में चले। अब इन हवाओं के दो रूप जो दिखाई पड़ते हैं, उसके परिणाम स्वरूप 4 प्रकार के मौसम पैदा हो जाते हैं। इन हवाओं का एक रूप ऐसा होता है जिसमें ये हवाएं अपना प्रभावशाली रूप दिखलाती हैं, और एक समय में ये हवाएं अपने आप को उत्पन्न करती हैं। तो प्रथम रूप जो एक प्रकार का हवा का जो 6 महीने का होगा, उसमें 2 सीजन बन जाते हैं। और फिर ये हवा जब रिटर्न होती है, वापस होती है, तो वैसी परिस्थिति में भी अपनी आर्द्रता खो देती है। तो वो जब आर्द्रता खोती है तो उसका रूप अलग होता है, और फिर जब आर्द्रता ग्रहण करती है तो उसका रूप अलग होता है। तो उस लौटते हुए से भी 2 प्रकार के मौसम पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से मौसम में विरूपता दिखाई पड़ती है, विभिन्नता दिखाई पड़ती है। एक और कारक है जो हमारे देश के मौसम को या सीजन को प्रभावित करता है, और वो कारक है हमारे देश की भू-आकृति। आप गौर से देखिएगा कि हमारा देश का जो निचला भाग है, प्रायद्वीपीय भारत, वो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, और ऊपर का जो भारत है, यानी उत्तर भारत आप मानते हैं, और उसमें जो प्रकृति है कि एक ओर हिमालय से और दूसरे ओर पूर्व और पश्चिम में भी दूसरे पर्वतों से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से दोनों भूभाग अलग प्रकार का भौगोलिक परिदृश्य प्रस्तुत कर रहा है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जो संरचना है उसमें सम जलवायु पाया जाएगा,
सेमी क्लाइमेट। सम जलवायु या सेमी क्लाइमेट का अर्थ क्या हुआ, थोड़ा सा इसको समझिए कि जो समुद्र से जुड़ा हुआ इलाका भूभाग होता है, उस भूभाग की विशेषता ये होती है कि प्रतिदिन वहां बारिश हो जाता है, और वहां जो बारिश होती है उसको हम लोग संवहनीय वर्षा या कन्वेंशनल रेन कहते हैं। संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेन का मतलब क्या हुआ कि सूर्यताप जो सागर या महासागर प्राप्त कर रहा है, तो उससे भाप जो बन रहा है, तो संवहन धारा के आधार पर, कन्वेंशनल करेंट के आधार पर वो आसमान पे उड़ जाता है, उसकी गति लंबवत होती है और ऊपर जाकर के कंडेंस वो होता है, संघनित होता है और बादल में रूपांतरित हो जाता है, और फिर 2 से लेकर 4 बजे तक अपने तटों पर बारिश कर देता है। तटों पर बारिश क्यों करता है कि आप जानते हैं कि स्थल जल्दी गर्म और ठंडा होता है, तो सागर के तुलना में निम्न दाब स्थल पर होगा, तो बादल बनेगा सागर के ऊपर, लेकिन वो बादल निम्न दाब के कारण कहाँ चला जाएगा, स्थल पर, और स्थलीय भाग यानी तटवर्ती भाग पर बारिश करता है। तो इस प्रकार जो कोस्टल एरिया है प्रायद्वीपीय भारत का, वहां तापांतर बहुत न्यून है, चाहे मौसम कोई भी हो, चाहे जनवरी का हो या चाहे जून का हो या चाहे अक्टूबर का हो, वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर इन स्थानों पर जो है बहुत कम होगा। लेकिन उत्तर भारत में वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर बहुत, दिन का तापमान कुछ, रात का तापमान कुछ, तो इस तरीके से उत्तर भारत में विषम जलवायु पाया जाएगा, डाइवर्स क्लाइमेट, जिसमें तापांतर अधिक होगा। आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो जब हम भारतीय मौसम का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो ये बात हमारी मस्तिष्क में रहनी चाहिए कि जो 4 ऋतु पढ़ने जा रहे हैं, उन 4 ऋतु वास्तव में प्रभावशीलता के आधार पर सिर्फ उत्तर भारत में पाए जाएंगे। जो प्रायद्वीपीय भारत है वो उस ऋतु से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां सम जलवायु है। जो 4 ऋतुओं को पढ़ने जा रहे हैं उसका आदर्श रूप विषम जलवायु के क्षेत्र में ही मिलेगा, और भारत में विषम जलवायु का क्षेत्र उत्तर भारत में यानी प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर में पाया जाता है, और निचला वाला भाग जो है वो उस रूप से प्रभावित नहीं होगा जिस रूप से उत्तरी भारत प्रभावित होगा। निचला वाला भाग प्रायद्वीपीय भारत क्यों नहीं प्रभावित होगा? इसलिए कि वो सम जलवायु का क्षेत्र है। सम जलवायु का क्षेत्र क्यों है? इसलिए कि चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र से जो भी इलाका भूभाग घिरा रहता है वहां सम जलवायु पाएगा। सम जलवायु का अर्थ क्या हुआ कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं रहेगा, तापांतर बहुत अधिक नहीं रहेगा। तो इस मानसिकता को रखते हुए अपने मस्तिष्क में हम लोग चारों सीजन को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? अगर ऐसे सोच करके आप नहीं पढ़िएगा तो फिर आप ऐसा मान सकते हैं या मान लीजिएगा कि जो पढ़ रहे हैं वो बातें सारे भारत पर आ रही हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। क्लियर? बढ़े आगे। तो जहां तक शीत ऋतु का संबंध है, तो ये मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक पाया जाता है। ये एक आभासी समय है, ठीक है ना? ये एग्जैक्ट नहीं है कि वही होगा, और इसका जो कारण बनता है कि क्यों, तो कारण इसलिए बनता है कि सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर चला जाता है। सूर्य के दक्षिणायन होने के परिणाम स्वरूप ये होता है कि भारत में तापमान में कमी आती है। अब भारत में तापमान में जो कमी आएगी, तो ये कमी का जो है असमानता है,
असमानता किस रूप में है? उत्तर और दक्षिण भारत में। उत्तर और दक्षिण भारत में असमानता इसलिए है क्योंकि उत्तर भारत में 21 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ 22 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो उत्तर भारत में आप तापमान देखिएगा तो जो गंगानगर का है, गंगानगर राजस्थान में कहाँ है? श्री गंगानगर। हाँ, श्री गंगानगर। हाँ, यहाँ सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। कितना? 45। लेकिन जहां तक दक्षिण भारत का प्रश्न है, यहाँ 22 डिग्री औसत बोला जा रहा है, लेकिन वो 22 से 25 डिग्री के बीच में ही पाया जाता है। यदि नीचे जाइएगा तो 25 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, तो यहां वेरिएशन बहुत ज्यादा है इसके और इसके बीच में, और इसके बीच में वेरिएशन जो है कम है। तो अभी आपको बताया, यानी उत्तर भारत में तापांतर आपको अधिक मिल रहा है। ये प्लस देने का मतलब क्या है? यहाँ पर तापांतर यानी वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये माइनस देने का मतलब है तापांतर यानी वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। मींस उत्तर भारत में वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर अधिक है और दक्षिण भारत में वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कम है। ये नापा हुआ है, भूगोलवेत्ताओं ने नापा है और उसके आधार पर आपको ये बताया जा रहा है। अब देखिए साहब, कि इस काल में वर्षा भी होती है। इस काल में जो वर्षा होती है वो किस वजह से है? तो भूमध्य सागरीय विक्षोभ के कारण, जिसको चूंकि भूमध्य सागर पश्चिम में है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब इस वेस्टर्न इसको हम जो पारंपरिक किताब पढ़िएगा तो उसमें दूसरी बात रहेगी। हम लोगों ने कल जो नवीन थ्योरी ये किया था उसके आधार पर ये कर रहे हैं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो भारत ही की तरफ क्यों आता है। तो इसके लिए उत्तरदायी है आपको जेट स्ट्रीम की धारा। इसके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग पूरा मैकेनिज्म। तो जेट स्ट्रीम की धारा क्या करती है? इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को पूरब की ओर लेकर के आती है ना। अब पूरब की ओर लेकर के आती है तो हिमालय के पास ये जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत से दो भागों में ये बढ़ जाती है। कितने भागों में? दो भागों में जो बढ़ती है, तो एक चल जाती है उत्तर की तरफ और एक चलाती है दक्षिण की तरफ। तो जो उत्तर की तरफ जाती है वो पर्वत पर क्या करती है? बर्फबारी। और जो दक्षिण की तरफ आती है वो मैदानी भागों में क्या करेगी? वर्षा करेगी। ये वर्षा जो है वो रब्बी की फसल के लिए काफी उपयुक्त होती है। रब्बी में मुख्य रूप से क्या? गेहूं, चना, ये सब आता है। अब उसके बाद इस वर्षा की अगर मात्रा देखा जाए तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश में
जो वर्षा होती है इससे वो 60 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद पंजाब में 12 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद दिल्ली में 5.3 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश प्लस बिहार में 1.8 से 2.5 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और इस तरीके से वर्षा जो है वो रिकॉर्ड की गई है। संपूर्ण अगर देखा जाए यानी वर्ष भर में, तो इस विक्षोभ से यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कुल 11% बारिश हो रही है। कितना? 11%। यानी 12 महीने में अगर 100% माने तो 11% वर्षा किससे हो रही है आपको? इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और ये कब होता है? तो जाड़े में होता है। बात समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन? इसी से जुड़ा हुआ है रिट्रीट ऑफ मॉनसून का बारिश। तो वो हम लोग ऑटम सीजन में पढ़ेंगे। बहुत जगह पर यहीं पर पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हम लोग इसको ऑटम सीजन में देखेंगे, क्योंकि असल में रिट्रीट ऑफ मॉनसून उस वक्त होता है। ठीक है? और क्यों पढ़ेंगे उसका भी काउज आपको बताएंगे। अब आ जाइए ग्रीष्म ऋतु। तो इसका जो समय है वो मार्च से लेकर के जून तक है। इसकी ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? मार्च से लेकर के जून। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सूर्य जो है उत्तरायण हो जाता है। यानी नॉर्थवर्ड हो जाता है, कर्क रेखा पर चमकने लगता है। और इसको हम लोग उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। इस सीजन को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं? उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु। इन्हीं से बोलेंगे इसको हॉट ड्राई समर सीजन। अब इसमें जो तापमान है वो यहां पर देखिए गलत कर दिए हैं। ये वाला जो गंगानगर जिला है ना, मिस कर गया। ये गंगानगर जिला नहीं होगा इसमें। ठीक है? इसमें शीतकाल में तापांतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है? 30 होगा। हाँ, 30 डिग्री होगा। इससे भी ज्यादा वेरिएशन है। यहां तापमान में हम लोग देखेंगे तो तापमान 41 डिग्री से लेकर करके 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा। और ये सर्वाधिक जो होगा वो गंगानगर जिले में होगा। मिस कर जाता है दिमाग। गंगानगर, ठीक है? कहाँ है ये? राजस्थान। इस समय जो दक्षिण भारत का तापमान होगा, ये तो उत्तर भारत का आपने देखा। जो दक्षिण भारत का जो तापमान होगा इस पीरियड में, वो 26 से 30 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। यहां आप तापांतर देख रहे हैं 41 से 45 पहुंच जा रहा है।
यह एक चीज और जोड़ लीजिए कि सर्वाधिक जो ठंडा महीना इसमें रहेगा वो जनवरी रहता है, ठीक है। और यहां सर्वाधिक जो गर्म रहेगा वो मई जून रहता है, सबसे गर्म महीना रहता है। अब देखिए साहब, इसमें यह है कि इसकी विशेषता यह है इस मौसम की कि तेज आंधियां चलती हैं। तो तेज आंधियां का दो रूप है, एक पश्चिम के तरफ और एक पूर्व की तरफ। पश्चिम के तरफ का जो इलाका है, जैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये सब में हल्की बारिश भी होती है। जब तेज आंधी चलेगा ना तो हल्की बारिश गर्मी में होती है यहाँ। और पूर्व की तरफ जो है इस समय एक विशेष हवा चलती है जिसको हम लोग लू बोलते हैं। जो लू लग जाने से आदमी मर जाता है वो इसी पीरियड में। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाका में चलेगा, ठीक है। नहीं, वहां बवंडर उठेगा पश्चिमी क्षेत्र में, और बवंडर जो है हल्का बारिश भी करवा देता है। अब देखिए, इस पीरियड में ग्रीष्म काल में भी वर्षा होती है, ठीक है। तो ये इस वर्षा को हम लोग मानसून पूर्व बारिश बोलते हैं। मानसून से पहले वाला मानसून पूर्व वर्षा। और ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इस वर्षा को जाना जाता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं। उसके बाद असम में असम में भी होता है, जो चाय के खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इसको हम लोग टी शावर बोलते हैं। इसके बाद ये पश्चिमी घाट में भी होती है, जो आम की फसल के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि मांजर पक जाते हैं। तो इसको हम लोग मैंगो शावर बोलते हैं पश्चिमी घाट में। उसके बाद कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। फूलों वाली वर्षा। नहीं, कहवा के लिए। कहा मैंने कॉफी, इसको इंग्लिश में चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, और ये कहवा के लिए मुफीद है, इसीलिए उसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये आपका ग्रीष्म काल हुआ, समर सीजन हुआ। अब उसके बाद हम लोग वर्षा ऋतु में आते हैं। तो वर्षा ऋतु में देखिए कि ये जो पाया जाएगा आपको, ये जून से लेकर सितंबर तक इसकी जो अवधि होगी वो कब? तो जून से लेकर के सितंबर। इसका कारण क्या है? तो कल ही की क्लास में बताया कि सम्मिलित कारण है इसका। अब हम लोग वायु निम्न तापमान पाया जाता है वो नहीं पढ़ेंगे,
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें कि सम्मिलित कारण में तिब्बत के पठार का प्रभाव, तिब्बत का पठार का कैसे, वो कल के क्लास में हो चुका है। उसके बाद जेट स्ट्रीम इसको प्रभावित कर रहा है, उसके बाद अल नीनो प्रभावित कर रहा है। अब इसके कारण से यहां जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कैसी, तो निम्न वायु दाब का। किसके कारण, ये दो के कारण, यानी तिब्बत के पठार के कारण और जेट स्ट्रीम के कारण। अब निम्न वायु दाब जो उत्पन्न हो गया तो इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि हिंद महासागर की जो पवन है, ये पवन भारत में प्रवेश करती है। अब भारत में प्रवेश करती है क्योंकि इसका दिशा दक्षिण और पश्चिम होता है, इसीलिए इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। अब भारत में प्रवेश करके ये दो भागों में बढ़ जाएंगे। कितने भागों में, दो भाग में। एक भाग जो है वो अरब सागर में चली जाएगी और दूसरा भाग बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अब अरब सागर में जो जाएगी तो ये तीन भाग में बढ़ जाएगी। कितना भाग में, तीन भाग। और बंगाल की खाड़ी में जाएगी तो दो भाग में बढ़ जाएगी। ये जो तीन भाग में बटेगी तो एक भाग पश्चिमी घाट, दूसरा भाग नर्मदा और ताप्ती की घाटी में, और तीसरा भाग अरावली की तरफ। हम बताते हैं आपको यहां क्या, ये गारो खासी जैंतिया और यहां हिमालय। अब इस मैकेनिज्म को आपको समझना है पूरा। बोर्ड पर जगह कम रहने की वजह से हम पूरी बात यहां पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको मैपिंग के जरिए हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, आप यहां देखिए, तब आपको जो है पूरी की पूरी बात समझ में आएगी। इसको थोड़ा गौर से देखिए। हमने यहां जो लिखा है कि अरब सागर का मानसून तीन भाग में बट रहा है, पश्चिमी घाट, नर्मदा और तापी घाटी में और अरावली में। पहले इसको समझते हैं। तो ये जो पवन यहां से दो भाग में बटा है, नीचे में हिंद महासागर है, तो यहां से आता है, एक इधर चला जाता है, एक इस तरफ। ठीक है मुन्ना भाई। अब देखिए ये जो यहां से आ रहा है, ये पूरा पश्चिमी घाट है, ये जाकर करके एक इसका रूप ये हुआ कि इस घाट पर जाकर के बारिश कर रही है। सर्वाधिक बारिश यही होती है। अब देखिए यहां पर नर्मदा और ताप्ती घाटी है ये, तो ये हवा आगे बढ़ कर करके इसमें घुस जाती है। ये इसका दूसरा रूप हुआ। तो ये आकर के यहां महाराष्ट्र में नागपुर के पास बारिश करती है। और ये पहला इसका भाग हुआ, ये वाला, ये इसका दूसरा भाग हुआ। अब इसी की एक हवा जो है वो इधर बहती है। यहां पर क्या है, तो अरावली पर्वत है। ये क्या है, अरावली। अब देखिए कि यहां पर राजस्थान का इलाका है, पूरा अरावली वहां है, यह बारिश नहीं कर रही। तो ये जाकर के क्या, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है बहुत तेज बारिश करती है। तो अरब सागर के मानसून से इस तरीके से बारिश हो रही। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए ये दो बराबर भाग में बट रही। कैसे, तो एक भाग जो है वो यहां चली जाती है, तो यहां गारो, खासी और जयंतियां हैं, एक कीप के तरह है। तीनों पर्वत जो है कीप के तरह बन जाता है
और उससे जाके टकराती है। क्योंकि कीप नुमा है इसलिए सारा का सारा बारिश वहीं उड़ेल देती है। और वहीं एक जगह है मसीन राम, क्या नाम है? मासिन राम। मासिन राम, यहां सबसे ज्यादा 1221 सेंटीमीटर वार्षिक जो है वो बारिश होती है। और इसका एक भाग जो है वो जाकर के टकराता है किससे? हिमालय से। और यही भाग चूंकि हिमालय बहुत ऊंचा है तो ऊपर नहीं पड़ पाता है, तो फिर ये इस तरफ में जो है मुड़ जाता है। तो इससे बिहार और उत्तर प्रदेश की बारिश होती है। तो ये इधर का पहला मानसून हुआ और ये दूसरा भाग। तब समझते हैं कि पूरा का पूरा जो विवरण है वह समझ गए। ठीक है, अब देखिए साहब, इसको हटा दें। तो अब जो है इसको, हाँ, अब देखिए साहब, अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपको शरद काल। ये बहुत विचित्र सा चीज है। क्या चीज सा चीज है? विचित्र। आमतौर पे ये माना जाता है कि सितंबर जो है से नवंबर तक का जो पीरियड है उसको शरद काल एटम सीजन बोला जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा गलत है। ये 1.5 महीना 2 जगहों पे बटा हुआ है। ये एनसीईआरटी में आपको ये विभाजन मिलेगा और किसी बुक में नहीं। सब में इसी प्रकार से सरलीकृत करके बताया गया है। और ये कंफ्यूजन यदि आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर इससे संबंधित बहुत सारे क्लिष्ट प्रश्न आते हैं जो आप नहीं कर पाते। तो वास्तव में ये जो शरद काल है इसके 2 रूप हम लोग को। शरद काल का मतलब क्या है? सुहाना मौसम। ठीक है, सुहाना मौसम का मतलब क्या हुआ कि न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा ठंडा। तो ये आदर्श स्थिति सिर्फ 2 समय में हम लोग को मिलता है। एक समय क्या है कि मध्य सितंबर से लेकर के पूरा अक्टूबर, ये आपका 1.5 महीना हो गया। या आप कह लीजिए ऐसे कि अक्टूबर पूरा और आधा नवंबर, 1.5 महीना हो गया। बल्कि यही कहिए तो ज्यादा होगा, यही सुहावना रहता है। आप इसको ऐसे नहीं कहिए, ऐसे कहिए पूरा अक्टूबर। इसलिए सितंबर में तो गर्मी रहता ही है, गर्मी नहीं है सर। तो अक्टूबर से लेकर के मध्य नवंबर तक ये 1.5 महीना का जो है वो आपका ऐसा सीजन है जो सुहावना है। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, यानी मध्य फरवरी से लेकर के पूरा मार्च। फिर अप्रैल से ना गर्मी होना शुरू होता है, मार्च में कर, मार्च सुहाना मौसम रहता है। आधा फरवरी में ठंडा आपको लगेगा, फिर उसके बाद हाफ स्वेटर पर आ जाते हैं। और पूरा मार्च जो है वो ठीक लगता है आपको, न गर्मी लगता है न ठंडा लगता है। इसको जो है ना हम लोग ये सम्मिलित रूप से जो है शरद या ऑटम सीजन हम लोग बोलेंगे। अब इसी में जो है रिट्रीट ऑफ मॉनसून होता है। रिट्रीट ऑफ मॉनसून, तो देखिए साहब ये दोनों से होता है। अब दोनों से क्या उसको समझना होगा आपको। इस महीने में जो रिट्रीट ऑफ मॉनसून हो रहा है, किस महीने में? ये वाला अक्टूबर में। तो यहां वर्षा नहीं करता है ये। क्यों? क्योंकि सूखा हुआ रहता है। पंजाब से लौटा, पंजाब से लौटना शुरू करता है कब? तो आपको अक्टूबर महीने से। सबसे कम जो बरसात का काल है वो पंजाब में है, पश्चिमी भारत में। क्योंकि वहां पहुंचा और फौरन लौट आया,
तो मुश्किल से 1.5 महीना रहता है वहां। तो बारिश करके खत्म कर गया, अब वो लौट रहा है ये मानसून। तो चूंकि सूखा हुआ है इसलिए इस लौटते हुए मानसून से ना ही उत्तर प्रदेश में, ना ही बिहार में, ना ही पश्चिम बंगाल में कहीं भी नहीं होता है। कहीं भी बारिश नहीं होती। और सफर करते करते जब बंगाली खाड़ी में पहुंचता है ये आर्द्रता ग्रहण कर लेता है और तमिलनाडु तक पहुंचते पहुंचते, यानी ये मध्य फरवरी मार्च में जो इलाका आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां ये वर्षा करता है। कहां? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो गया कि जिससे यहां दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी बारिश हो रही है और उत्तर पूर्वी मानसून से भी बारिश हो रही है। और इस तमिलनाडु में सर्वाधिक बरसात है। कितना? तो 6 माह। पहले आ गया, यानी सबसे पहला बारिश वहां हुआ कब भाई? तो 1 जून को। और फिर लास्ट बल्कि 6 माह का क्या कह लीजिए, बल्कि 9 माह यहां बारिश होती है तमिलनाडु में। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा कहां होता है? अवधि में, समय में। सर्वाधिक वर्षा तो होता है हमको मशीन राम में, लेकिन सर्वाधिक अवधि तक वर्षा कहां होता है? तो तमिलनाडु। तो ये था रिट्रीट ऑफ मानसून का पूरा विवरण। हम समझते हैं कि अब आप भारतीय मौसम या भारतीय जलवायु को समझने में पूरी तरीके से सक्षम हो गए हैं। अगले क्लास में किसी दूसरे टॉपिक से को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।